हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो टॉट इस सब्जेक्ट के ऊपर बना रहा हूँ। टॉट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो लॉ में है और जो कोई स्टूडेंट्स या व्यूअर्स लॉ या जुडिशरी से रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन यूपीएससी एमपीएससी या और कोई जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, आज का जो मेन सब्जेक्ट है टॉट, इस सब्जेक्ट में एक इसेंशियल एलिमेंट्स इंजुरिया साइन डैमनो एंड डैमनम साइन इंजुरिया, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो डॉक्ट्रिन्स है, इस डॉक्ट्रिन के ऊपर या इस प्रिंसिपल के ऊपर हर लॉ से रिलेटेड एग्जामिनेशन में या जुडिशरी रिलेटेड एग्जामिनेशन में एमपीएससी यूपीएससी या अन्य कोई जो लॉ से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, उन सारे एग्जामिनेशन में इस डॉक्ट्रिन को लेकर या इस डॉक्ट्रिन के ऊपर प्रश्न कंपल्सरीली पूछे जाते हैं। तो इस एलिमेंट या इस डॉक्ट्रिन को लेकर मैं आज ये वीडियो बनाकर आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से हमें एक प्योर स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी के आधार पर मैं अनेक नए नए सब्जेक्ट नए नए टॉपिक को लेकर अनेक वीडियो बनाकर आपके सेवा में प्रस्तुत करते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसेंशियल एलिमेंट और कंडीशन ऑफ टॉट के तरफ बढ़ते हैं। टॉट क्या है? व्हाट इज अ टॉट? टॉट टॉट आने सिविल रॉ। टॉट ये जो टर्म है, ये डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म derived from Latin term tortum. Tortum यानी this term means to twist, यानी कुछ ट्विस्ट होते रहता है, कुछ नया डेवलपमेंट होता है ना। स्टार्ट आने रॉन्ग, स्टार्ट आने कुछ तो भी सिविल रॉन्ग है ना, कुछ तो भी ऐसा एक्शन जो अनलॉफुल है, इसी को हम टॉट कह सकते हैं। A tort is an act which causes harm to a determinate person whether intentionally or not। ठीक है। टॉट टॉट ये जो एलिमेंट है या टॉट ये जो सब्जेक्ट है, हम टॉट कब कमिट हुआ, टॉट व्हेन कमिटेड, हम कब कह सकते हैं कि अभी टॉट हो गया। तो टॉट में कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंडीशंस, कुछ कैरेक्टर है ना, कुछ हम कह सकते हैं कुछ कंडीशंस या कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्टेंस रहना या उसमें उपलब्ध रहना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो दो चीजें टॉट में अगर अवेलेबल नहीं है, इफ देर इज नो टू एलिमेंट अवेलेबल इन द टॉट है ना, इन दैट एक्शन, सॉरी, इन दैट एक्शन, यू कैनॉट से कि दैट इज द टॉट। So it is very important these two elements must be existed in the tort. Okay. So now we see which are those elements. Number one, breach of some duty. A breach of some duty means what? Some duty if breached,
by someone, and that duty imposed by the law, imposed by the rule regulations, है ना, which is prescribed by the legislation, which is prescribed by the parliament. क्या है कि अगर किसी का ड्यूटी उल्लंघन हो रहा है या कोई अपनी ड्यूटी का उल्लंघन कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो वो ड्यूटी ऐसी ड्यूटी नहीं होना चाहिए, या कोई स्पिरिचुअल ड्यूटी या कोई रिलीजियस ड्यूटी या कोई ऐसी ड्यूटी जिससे कि हम मोरल ड्यूटी, इन ड्यूटियों को हम लॉ में ड्यूटी के रूप से या ड्यूटी नहीं कह सकते। तो ऐसी ड्यूटी जो कि लॉ ने वो ड्यूटी इम्पोज करी है, दैट ड्यूटी शुड बी परफॉर्म्ड, दैट ड्यूटी शुड बी परफॉर्म्ड, है ना, व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड, जब जब उस ड्यूटी की जरूरत पड़ती है तो उस समय वो ड्यूटी आपको बजाना पड़ता है या वो ड्यूटी का परफॉर्मेंस आपको करना पड़ता है। इन केस अगर आप फेल हो गए या इन केस आप ड्यूटी का परफॉर्मेंस नहीं दिया तो यू मीन्स यू हैव ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आप आपकी ड्यूटी ब्रीच हो, एक आपने अपनी ड्यूटी ब्रीच कर दिया या आपने अपना ड्यूटी फेल हो गया, आपके ड्यूटी फेल होने से या ड्यू टू ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, ठीक है, अगर किसी का राइट्स किसी का राइट क्या हुआ, किसी का राइट भी डैमेज हो गया, किसी का लीगल राइट भी डैमेज हो गया, यानी किसी का लीगल राइट अगर डैमेज हो जाता है या किसी का लीगल उसकी राइट्स विच इज ऑलरेडी गिवन बाय द लॉ, अगर किसी का राइट ब्रीच हुआ और उसको किसी का लीगल राइट डैमेज हो गया, और मतलब सिंपल लैंग्वेज हमें ये कहना है, जब कोई ड्यूटी ब्रीच करता है तो किसी और का राइट डैमेज होता है। तो ये दोनों ड्यूटी और राइट दोनों अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ यानी ये दोनों चीजें लॉ से उनको प्रदान किया गया होना चाहिए या लॉ द्वारा उनको ये चीजें प्रदान की गई होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें या दोनों एलिमेंट्स अगर उस एक्शन में अगर इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स वी कैनॉट से दैट इज द टॉर्ट। ठीक है, तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं हम। There must be some act omission on the part of the defendant imposed by the law. The moral religious duty do not impose a tortious liability. The term tortious means unlawful. Tortious यानी unlawful, ठीक है। तो मैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। सॉरी, ब्रीच ऑफ सम ड्यूटी, अब हम किस चीज को ब्रीच ऑफ ड्यूटी कह सकते हैं, है ना। अब कौन से एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं, चलो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ। आई हैव ड्यूटी टू ड्राइव माई व्हीकल वेरी केयरफुली। क्या, इट इज माई ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड बाय द लॉ दैट आई शुड बी drive my vehicle with very carefully. I have no right to harm or damage to anybody on the roads. If suppose I hits or harmed or damage to anyone's property of anyone's, it means I failed to drive very carefully. So I committed the tort. Duty has been imposed upon me. I have to drive the vehicle very carefully on the road. I have not a right to harm anybody. Okay, or no anybody have the right to harm me, vice versa. तो मेरी ड्यूटी है कि मैं रोड पे जब गाड़ी चलाऊं तो बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। अगर मैं किसी आदमी या किसी की प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचाता हूं या किसी तरह की हानि अगर पहुंचाता हूं, तो मैंने इस लॉ के हिसाब से, इस कानून के तहत, आई एम लिएबल टू पे द कंपनसेशन टू द
इंजूर्ड पार्टी। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल हम और एक लेते हैं, कंस्ट्रक्टिंग हाउस। अगर कोई इंसान कंस्ट्रक्टिंग हाउस कर रहा है, हाउस बना रहा है, घर बना रहा है, ठीक है, उस दौरान उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरह से हर तरह के प्रिकॉशन वो लेना चाहिए। इन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क किसी तरह की इंजरी होती है किसी वर्कर को, किसी नेबर को, या कोई बाईपासर को, तो it is the sole responsibility of that owner of the house. He has to pay the compensation if he harmed to anybody. ठीक है, दूसरी बात है, जैसे कोई सप्लायर है, फूड सप्लायर, इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि एक प्योर, एक स्टैंडर्ड, जिस तरह का स्टैंडर्ड फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जो स्टैंडर्ड डिसाइडेड किए हैं या डिटरमाइन किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी फूड है वो प्रोवाइड करना चाहिए। इन केस अगर ये कंपनियां अगर इसमें अगर फेल हो जाती है तो दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पे कंपनसेशन टू द इंजूर्ड पार्टी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो फूड से रिलेटेड जो है, एक डोनोगु वर्सेस स्टेवेंसन, इस केस में इस मैटर को लेकर चर्चा की गई है या इसमें ये एलिमेंट इसमें रिपोर्टिंग हुई है। ठीक है, दूसरी बात है द इंडस्ट्रियलिस्ट should take all precautionary steps in releasing the waste product from their factory. जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी ओनर ऑफ फैक्ट्रीज है, it is their responsibility. They do not pollute the surrounding area. If they done the pollutions, if pollution spreading in the environment, due to that many people will injured, many people will suffer from many type of the disease, है ना, these are the harmfuls, so they are the responsible for pay the compensation। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा जो मैटर है एक डिफेमेटरी, अगर if you have या ये is one of the person who does not have the enough sufficient proof and he produced या he published the defamatory statement in the public channel या public in the publicly, and he does not he have not a proof to prove that actions, so this defamation action या defamatory statement है ना, declaration of defamatory statement is also come under the torts. So these are very important examples we have already seen. So I think you have understood the concept of the torts. Please you have remember tort यानी क्या? Tort is an injury or a wrong committed with or without force to person or property of another's. Such injury may arise by either the non-feasance, malfeasance या misfeasance, ठीक है, of the wrongdoers. एक इसमें केस लॉ है, जिस केस लॉ का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा। ये जो केस लॉ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस शुभांगवती AR 1966 SC 1750। इस केस में दिल्ली म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक क्लॉक टावर का निर्माण करती है और इस क्लॉक टावर का निर्माण करने के बाद उसका सही तरह से देखभाल नहीं करती, और ये जो टावर है दिल्ली की मेन बाजार चांदनी चौक में खड़ा किया है, जहां बहुत क्राउडेड एरिया है
और जनरली या आमतौर पर ऐसे टावर की आयु मिनिमम 40 से 50 साल रहती है। पर दिल्ली म्यूनसिपालिटी ने इस टावर का देखभाल भी नहीं किया और ना ही इसका डिमोलिशन किया 40 साल के बाद। ये टावर कम से कम 80 साल तक ऐसे ही खड़ा रहा और एक दिन या 80 साल के बाद ये टावर अचानक गिर गया। इस टावर गिरने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया और उसमें शुभांगवती का पति को भी उनका भी मृत्यु इस एक्सीडेंट में हो गया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया कि दिल्ली म्यूनसिपालिटी कारपोरेशन जो है वो जितने भी विक्टिम्स है, जो डिपेंडेंट ऑन विक्टिम्स जितने भी हैं, उन सबको एक अप्रोप्रिएट कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस केस लॉ जो इंडिया में हो गया है, जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, हम अभी दूसरा मुद्दा जो लीगल डैमेज, इसको लेकर अभी चर्चा करते हैं। लीगल डैमेज दोस्तों, लीगल डैमेज जो एक दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट जो टॉट में कंपल्सरीली एग्जिस्ट रहता है, उसी लीगल डैमेज को हम यहाँ देखते हैं। The first essential element of the tort is that there must be some act or omission on the part of the defendant. The second essential element of the tort is that the injured is the entitled to get a legal damages. ठीक है, तो these legal damages are unliquidated damages. जैसे कि हमने मेरे पहले वीडियो में इस बात को लेकर चर्चा किया था, लिक्विडेटेड डैमेज एंड अनलिक्विडेटेड डैमेज में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो ब्रीफली मैं यहाँ आपको फिर से समझाना चाहूँगा। लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज, जो डैमेज कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड यानी हम पहले डिसाइडेड किया हुआ है, पहले इस बात का तर्क लगाकर या उसका विचार कर कर, यानी हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या कोई भी एग्रीमेंट बनाया है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस केस में लिक्विडेटेड डैमेज कोर्ट इशू करती है। यानी इसमें हमने कितना परसेंटेज या क्वांटम ऑफ द डैमेजेस ऑलरेडी डिसाइडेड करके रहता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमें मालूम है कितना लॉस होने वाला है, क्या होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली दैट हम प्री डिटरमाइन इसको कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। पर अनलिक्विडेटेड डैमेज ऐसा है कि कोई इंसिडेंट जब हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करके, उसका हिसाब करके कितना क्वांटम है ना, वो कितना डैमेज हुआ है, उस बेस पे उसको कैलकुलेशन करके वो डैमेज कोर्ट द्वारा अवार्ड किया जाता है ना। तो इस डैमेज को हम अनलिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। ये स्पेशली टॉर्ट के केस में ही अनलिक्विडेटेड डैमेज रिवार्ड या अवार्ड किया जाता है। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस आर लिक्विडेटेड, कैलकुलेटेड बिफोर इट्स अ breach and at the time of the contract itself, or it can be assessed on the nature of the contract. ठीक है ना, तो अनलिक्विडेटेड डैमेज वाले केस में ये स्पेशली टॉट में ही ये कंसेप्ट या ये डैमेज ज्यादा यूज किया जाता है।
इन सम टॉट, है ना, इन सम टॉट द प्लेंटिफ रिसीव द इंजुरी, क्या, इन सम टॉट प्लेंटिफ रिसीव इंजुरी बट हिज लीगल राइट इज नॉट वायलेटेड। क्या हुआ है कि कोई पर्सन या प्लेंटिफ उसने उसका उसने इंजुरी रिसीव करी है, ही रिसीव्ड इंजुरी but his legal right is not affected or not violated. This called damno sign injury. Damaged without injury. Damaged without legal injury. Damno sign injury आने, damno आने, damaged sign आने, without injury आने, legal injury. या डैमेज तो हुआ बट कोई लीगल इंजुरी नहीं हुई। इन सच केसेस नो डैमेज आर पेबल। ऐसे केसेस में डैमेज पे नहीं किया जाता। बट इन सम टॉट द प्लेंटिफ डज नॉट फेस एनी एक्चुअल हार्म या डैमेज बट हिज लीगल राइट्स इज वायलेटेड, हिज लीगल राइट इज अफेक्टेड। This is called injuria sign damnum. This is called injuria sign damnum. Injuria sign यानी legal injury without damage, ठीक है। Injuria sign damnum. In such cases, the defendant is liable to pay the damages. In assessing the legal damages, these two principles help the court. In damno sign injuria, the defendant needs not pay compensation to the plaintiff. In injuria sign damnum, the defendant is liable to pay compensation to the plaintiff. We shall now know these two principles. जैसे इंजुरिया साइन डैमनो और डैमनो साइन इंजुरिया, ये जो दो मेन प्रिंसिपल है, इन दोनों प्रिंसिपल में डिफेंडेंट कब पेबल रहता है या कब डैमेज पे करेगा और कब नहीं करेगा। डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी, इस केस में वो पे। डैमनो साइन इंजुरिया, द डिफेंडेंट नीड नॉट। डैमेज्ड विदाउट लीगल इंजुरी, इस केस में डिफेंडेंट किसी तरह का कॉम्पनसेशन नहीं देगा। इंजुरिया साइन डैमनो, ऐसे केस में इंजुरिया साइन डैमनो, इस केस में डिफेंडेंट इज लिएबल टू पे द डैमेजेस और कंपनसेशन, ठीक है। तो हम थोड़ा विस्तार से इन दोनों प्रिंसिपल को थोड़ा विस्तार से देखने का प्रयत्न अभी हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इंजुरिया साइन डैमनम, इंजुरिया साइन डैमनम या डैमनो, ये प्रिंसिपल का मीनिंग है कि इंजुरिया आने लीगल इंजुरी, साइन आने विदाउट और डैमनम आने डैमेज। लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज यानी क्या हो गया, यहाँ पे लीगल इंजुरी हो गई है, यानी यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन का या पर्सन्स का यहाँ राइट्स जो है, उसका लीगल राइट वायलेट हो गया, पर उसको किसी तरह की फिजिकल हानि या फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, या उसे किसी तरह का हार्म या किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, पर उसका लीगल राइट यहाँ वायलेट हो गया। तो ऐसे कौन से केस जो होते हैं, ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज कह सकते हैं। इंजुरिया साइन डैमनम हम कब कह सकते हैं, जैसे ट्रेसपास वाले केस में, ठीक है। अब ट्रेसपास अगर कोई आदमी या कोई पर्सन अगर ट्रेसपास करता है, तो ट्रेसपास में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई फिजिकल हार्म या किसी प्रकार का नुकसान यहाँ होता नहीं है,
पर उस इंसान का, उस प्लेंटिफ का यहाँ पे उसका पर्सनल राइट वो वायलेट हो जाता है, यानी उसका पर्सनल राइट का वायलेशन हो जाता है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इंजूरी हो गई, यानी उसको लीगल, उसका उसका इंजूरी, लीगल इंजूरी हो गई, तो उसको डैमेज आपको देना पड़ेगा, यानी उसको डिफेंडेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरा केस जैसे है अभी, हालांकि एक नया केस हुआ था, कौन किसका केस हुआ था, जो कंगना रनावत और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, इन दोनों के बीच में जो केस हुआ था, जो वहाँ की जो बीएमसी है, बीएमसी ने गवर्नमेंट के ऑर्डर के आधार पर, है ना, गवर्नमेंट के ऑर्डर के आधार पर कंगना रनावत का जो घर था उसका डिमोलिशन कर दिया। ठीक है, एक इल इंटेंशन से, इंटेंशन जो था वो इल इंटेंशन था। तो इसी बात को लेकर कंगना रनावत हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट ने इसका कंपनसेशन का ऑर्डर बीएमसी को दिया। तो उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए, इलीगल ट्रेसपास और एक रिवेंज, एक बदला लेने का कोशिश गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था, पर ये गवर्नमेंट को भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ ये जजमेंट दे दिया था। ठीक है, तो यही केस ट्रेसपास और डिफेमेशन, डिफेमेशन तो नहीं कह सकते कि ट्रेसपास हुआ था, इलीगल ट्रेसपास, है ना। और डिमोलिशन के लिए भी जो डिमोलिशन किया गया वो भी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो गया था। तो इन्हीं आधार के ऊपर इन्होंने, इसी आधार के ऊपर हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने ये जजमेंट जो है कंगना रनावत के फेवर में दिया था। ठीक है, तो डिफेमेशन वाली केस में भी अगर इफ ये मेक्स अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट बी, देयर इज नो एक्चुअल हार्म। ठीक है, अब ऐसे डिफेमेशन वाले केस में भी अगर कोई पर्सन किसी के बारे में अगर डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर देता है या ओपनली बोल देता है, तो फिजिकली या प्रैक्टिकली उस इंसान को, या जिस इंसान के अगेंस्ट में इसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया था, उसका एक्चुअल में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है ना। पर उसका जो लीगल राइट है या उसका जो पर्सनल राइट है वो यहाँ पे वायलेट हो जाता है या उसका उल्लंघन हो जाता है। तो इसी बात को लेकर ये वो जो रॉन्ग डोअर है या डिफेंडेंट है, he is liable to pay the compensation to the plaintiff। ठीक है, तो इस तरह ये प्रिंसिपल काम करता है। आपका भले ही फिजिकली कोई हार्म नहीं हुआ है या किसी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन आपका लीगल राइट्स वायलेट अगर हो गया तो डैमनम, ये सॉरी, इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरी, लीगल इंजूरी विदाउट डैमेज, ये प्रिंसिपल हम कह सकते हैं। तो इसमें ट्रेसपास, डिफेमेशन, ऐसे केसेस का समावेश होता है। ठीक है, एक इसी प्रिंसिपल को लेकर एक इम्पोर्टेंट केस लॉ मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा। उस केस का नाम है एसबे वर्सेस वाइट 1703। इस केस में क्या हुआ था, थोड़ा सा हम डिटेल में देखने का कोशिश या प्रयत्न करते हैं। इट इज अ लीडिंग केस, इट इज अ लीडिंग केस explaining the maxim injuria sine damno, legal injury without damage. The plaintiff was a qualified voter at a parliamentary election. The defendant was a returning officer. The defendant wrongfully refused to take the plaintiff's vote. इसमें क्या होता है, जो ऑफिसर है जो वोट लेने के लिए रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, यानी उसने जो एक्ट यहाँ किया वो रॉन्गफुल एक्ट था, और जिस प्लेंटिफ का राइट था, जेन्युइन राइट था, उसका लॉफुल राइट था कि किसी को वोट कास्ट करना या वोटिंग करना, ये उसका राइट्स है, पर उस राइट को उसको यूज करने नहीं दिया। तो रिस्ट्रेनिंग हिम नॉट टू वोट, रिस्ट्रेनिंग हिम नॉट टू वोट
by the one officer, it means he did a tort, he committed a tort. ठीक है, तो defendant wrongfully refused to take the plaintiff's vote. In fact, the candidate to whom the plaintiff wanted to vote won in the elections. अब जिसको ये plaintiff वोट करना चाहता था वो कैंडिडेट ऑलरेडी वोन हो गया था या जीत गया था, इसके बावजूद भी जिस प्लेंटिफ का राइट यहाँ वायलेट हुआ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द टॉट ये उसका राइट वायलेट होना हो गया था। इसकी वजह से कोर्ट ने उस डिफेंडेंट को लिएबल टू पे द कंपनसेशन का ऑर्डर दिया। ही इज अ गिल्टी, ही इज अ लिएबल टू पे द कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ्स, ऐसा जजमेंट इस केस में दिया था। ठीक है, द कोर्ट ऑफ अपील लेट डाउन द प्रिंसिपल एज फॉलो, एवरी इंजुरी sorry, the court of appeal held that the defendant was liable and granted the compensation to the plaintiff. The court of appeal under the chief justiceship of Holt observed, if the plaintiff has a right, he must of necessity have a mean to vindicate and maintain it and remedy. If he is injured in the exercise or enjoyment of it, and indeed it is a vain thing to imagine a right without remedy, for want of right and want of remedy are reciprocal. ठीक है, तो इस केस के माध्यम से कोर्ट यही जताना चाहती है, अगर किसी पर्सन का अगर लीगल राइट अगर वायलेट होता है, भले ही उस राइट से या उसके ड्यू टू ब्रीच ऑफ द राइट या उसका राइट भंग करने से भले ही किसी का नुकसान नहीं हो रहा होगा या नुकसान हो रहा भी होगा, तो भी उसका राइट वायलेशन हुआ इसका रिकॉग्निशन करेगा, और जो यहाँ पे रॉन्ग डूअर है या डिफेंडेंट है उसके खिलाफ पेबल यानी कंपनसेशन पेबल का ऑर्डर इशू करेगा। ये इस कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर AR 1986 SC 494। इस केस में भी इस बात का जिक्र किया है। द प्लेंटिफ भीम सिंह वाज एन MLA ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। He was wrongfully detained by the police while he was going to attend the assembly session. Supreme Court held that the detention of the plaintiff was against the fundamental rights to the personal liberty guaranteed under Article 21st of the Constitution. Supreme Court ordered for the release of plaintiff and also awarded the exemplary damages amounting to Rs 50,000। ठीक है, इस केस में ये कहा है कि अगर आपने किसी को इलीगली रिस्ट्रेन किया, किसी को आपने डिटेन किया है ना, आपने किसी को रोका, आपने किसी को अगर उसको डिटेन किया, तो अगर आप इलीगल करते हैं तो ये उसकी जो पर्सनल राइट है, पर्सनल लिबर्टी है, जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें प्रदान करती है। अगर इसका अगर आप उल्लंघन करते हो, इस तरह के रॉन्गफुल एक्ट अगर करते हो, तो यू आर द लिएबल टू पे द कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ टू द इंजर्ड पर्संस। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से बोला था या बताया था। ठीक है, तो इन केसेस ऑफ इंजुरियस एंड डैमनो यानी लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज, damages are awarded to the plaintiff या injured person whose right are violated. The quantum of the compensation may be just 5 rupees, but this small amount is the recognition of the plaintiff's rights. Sometimes it may be awarded up to 10 lakh to 50 lakhs of rupees. The purpose of law is to recognize the legal right of plaintiff and to have the legal remedy
by the way of payment of damages। कोर्ट ये कहना चाहती है या इस बात का जिक्र किया है, भले ही आपका 1 रुपये का या 5 रुपये का भी नुकसान अगर हुआ होगा, पर अगर वो आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो लीगल राइट आपका वायलेट हुआ है। इस बात को रिकॉग्निशन करने के लिए कि आपका लीगल राइट यहाँ वायलेट हुआ है, इस बात को रिकॉग्निशन करने के लिए कोर्ट इस बात को अंडरलाइन करती है, इस बात का जिक्र करती है कि आपकी अगर लीगल इंजरी हुई है, आपका अगर लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो भले ही 1 रुपये का भी आपका नुकसान हुआ है ना, भले ही आपको 5 रुपये का भी नुकसान हुआ है तो हुआ है। इस बात का रिकॉग्निशन, राइट वायलेशन का रिकॉग्निशन करने के लिए इंजुरिया साइन डैमनम इस प्रिंसिपल का यूज कर ये केस या इस केस का जजमेंट कोर्ट देती है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है इंजुरिया साइन डैमनम एक कंसेप्ट अभी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होंगी। मैं आशा करता हूं या मैं ये मान लेता हूं कि आपको इंजुरिया साइन डैमनम ये जो प्रिंसिपल है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये अभी आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम दूसरी जो कंसेप्ट है या दूसरा जो प्रिंसिपल है या दूसरा जो डॉक्ट्रिन है, डैमनम साइन इंजुरिया, डैमेज्ड विदाउट लीगल इंजुरी। ठीक है, ये जो डॉक्ट्रिन है या ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम अभी विस्तार से देखने का प्रयत्न अभी यहाँ करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है डैमनम साइन इंजुरिया है ना, डैमनम साइन इंजुरिया, डैमेज्ड विदाउट लीगल इंजुरी। यहाँ डैमेज तो होता है, यहाँ फिजिकल डैमेज हो जाता है या मॉनेटरी डैमेज हो जाता है। यहाँ तुम्हारा डैमेज जो है, जो लॉस है, जो तुम्हें दिखता है कि तुम्हारा लॉस हो गया है, बट यूर राइट हैज नॉट वायलेटेड। आपका राइट्स, आपका पर्सनल राइट यहाँ वायलेट नहीं हुआ है, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यानी ऐसे केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्या? डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स causing of damage to the plaintiff without violation of his legal right. Such type of damages is occurred in exercise of legal right by one. It result the consequential harm to the others। ठीक है, according to this principle, according to this doctrine, हम ये कह सकते हैं कि you have received the damage, you have received the loss, but your legal right is not violated। In such case, in this situation, you will be not get the compensation from the wrongdoer, you will be not get the benefit from the wrongdoers। जैसे कि इस केस को हम इस कंसेप्ट को हम इस केस के माध्यम से थोड़ा सा डिटेल में समझने का और कोशिश करते हैं। जो केस लॉ है, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410 YB हिल्स 11, इस केस में डैमनम साइन इंजुरिया इस प्रिंसिपल का यूज या इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया था। जैसे कि द प्लेंटिफ वेयर मेंटेनिंग अ स्कूल, ठीक है, दे चार्ज्ड 40 पेंस per student per quarters। The defendant established a rival schools near to plaintiff schools। Due to competition, the defendant reduced the fee from 40 pence to 12 pence per student। It caused a considerable loss to the plaintiff। They sue
they filed the case against the defendant. ठीक है, क्या हुआ इस केस में कोर्ट ने इस तरह जजमेंट दिया. द कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी फॉर द लॉस thus suffered by them. While delivering judgment, Justice Hankford observed, Justice Hankford observed, damnum may be obsequi injuria, as if I have mill and my neighbor built another mill, whereby the profit of my mill is diminished. I shall have no action against him, although I am damaged. But if miller disturb the water from going to my mill, or does any nuisance of the like sort, I shall have such action as the law gives. ये कहा जा रहा है, अगर कंपटीशन है कोई भी कर सकता है. अगर मान लो ये अकॉर्डिंग टू ये केस के हिसाब से हम इस एरिया में एक स्कूल चल रही है और उसके बगल में दूसरा कोई व्यक्ति आकर दूसरा स्कूल ओपन कर देता है, और वो दूसरा स्कूल ओपन करने की वजह से वहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है या जो स्कूल की फी है वो कम कर देता है, और स्कूल की फी कम होने की वजह से इसके जितने स्टूडेंट थे वो सारे स्टूडेंट स्कूल छोड़ के उस वाली नई स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं. तो इस केस में जो पुरानी स्कूल थी उसका तो यहाँ पे लॉस हो गया, नुकसान हो गया, और वो इसी लॉस को लेकर कोर्ट में जाती है और कोर्ट कहती है कि आपका भाई कोई लीगल राइट वायलेट हुआ ही नहीं है, भले ही आपका डैमेज हुआ है लेकिन आपका लीगल राइट से नहीं हुआ है, तो आपको इसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा. ऐसा पहली बार इस प्रिंसिपल को डैमनम साइन इंजूरिया इग्लूस्टेटर ग्रामर स्कूल में अप्लाई किया था. ठीक है, तो ये इसी बेस पे ये प्रिंसिपल काम करता है. आपका लीगल इंजरी तो नहीं हुई, भले ही आपको डैमेज हो गया, भले ही आपका लॉस हो गया, तो ऐसे केस में आपको कोई कंपनसेशन या नुकसान भरपाई आपको नहीं मिलने वाली है. ठीक है, तो हम थोड़ा और एक दूसरा केस यहाँ पे और देखते हैं जो एक इम्पोर्टेंट केस है. इस केस में क्या बोला है कि टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल AR 1975. इस केस में जो प्लेंटिफ है, द प्लेंटिफ constructed a building without the obtaining a proper permission from the town area committee, और इस रीजन को लेकर इसी वजह से जो टाउन एरिया कमेटी जो है इस प्लेंटिफ का जो घर इन्होंने बनाया था या जो भी इन्होंने बनाया था उसको तोड़ दिया या डिमोलिशन कर दिया, और इस प्लेंटिफ ने ये कहा कि किसी ऑफिसर या किसी स्टाफ के साथ मेरा वाद विवाद हुआ था या झगड़ा हुआ था, इसी रंजिश को लेकर या इसका रिवेंज लेने के लिए ही मेरा घर इन्होंने तोड़ा. पर जो कमेटी थी, जो टाउन एरिया कमेटी, उन्होंने इस बात का प्रूव कर दिया कि इन्होंने जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो लीगल प्रूफ या जो लीगल परमिशन है, ये परमिशन इन्होंने नहीं लिया, तो उस बेस पे हमने इसका घर तोड़ा, है ना. ऐसा प्रूव करने की वजह से डिफेंडेंट, है ना, डिफेंडेंट वेर नॉट लिएबल टू पे द कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ. तो इसी केस में भी उस प्लेंटिफ का या उस प्लेंटिफ को कोई अवार्ड या कंपनसेशन नहीं मिला. ठीक है, तो यही इसमें भी यही हुआ कि डैमेज तो हुआ लेकिन लीगल राइट इसमें वायलेट नहीं हुआ. तो इसी के बेस के ऊपर, है ना, इसी प्रिंसिपल का यूज कर इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए इस केस का जजमेंट कोर्ट ने दिया था. ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो दोनों प्रिंसिपल जो है डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम, ये दोनों मेन जो डॉक्ट्रिन है, ये जो प्रिंसिपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को
टॉट टॉट के जो इसेंशियल एलिमेंट्स है या टॉट में जो दो प्रिंसिपल है जिसको हमने अभी चर्चा किया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और मैं अभी मेरे इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं फिर से आप लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रिया। आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद या शुक्रिया। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है या पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और उसी के आधार पर हम नए-नए वीडियो, नए-नए टॉपिक के ऊपर बनाकर आपके सेवा में प्रस्तुत करने का मौका हमें प्रदान कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।